आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। G7 के लिए इटली में पीएम मोदी आउटरीच सेशन के अलावा मैक्रो, सुनक, मेलोनी और जापानी पीएम से होगी मुलाकात। जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वो 264 पर रुके। मृतकों के शवों को लेकर रवाना हुआ सुपर हरक्यूलिस, 45 भारतीयों में 24 केरल व 3 यूपी के। पहले की भगवान राम की भक्ति, फिर आया अहंकार, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बीजेपी पर तंज। पंजाब से लेकर दिल्ली तक लू ने किया बेहाल, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। यह समझौता मानव जीवन को बचाने के लिए है, यूएस यूक्रेन के द्विपक्षीय समझौते पर बोले जेलेंस्की। रूस की संपत्ति से यूक्रेन को मिलेगा 50 अरब डॉलर का कर्ज, G7 में हुई डील। पेटीएम में क्या बदल रहा, जो शेयर प्राइस आंधी की तरह बढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में 25% की बढ़ोतरी। सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर इस कॉमेडियन ने वीडियो शेयर कर कसा तंज। और बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर दर्ज की जीत, श्रीलंका का सफर समाप्त। इटली के अपूलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख जुटे हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक शामिल है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी आउटरीच सत्र में शिरकत करेंगे और इवेंट से इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार तड़के G7 समिट के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए इटली के अपूलिया पहुंचे हैं। वह समिट से इतर वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उसमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों में 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश, 24 केरल, 7 तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान C-130J ने मृतक 45 भारतीयों के शवों को लेकर शुक्रवार सुबह कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उसी विमान से वापस आ रहे हैं। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान शीघ्र ही पहुंचेगा। इस बाबत कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात की गई थी। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकारी हो गई थी, इसलिए भगवान राम ने 241 पर ही रोक दिया। मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर कहे जाने वाले इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कनौता पहुंचे थे। यहां आयोजित राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में उन्होंने ये बात कही। इंद्रेश कुमार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम उनके रवैये को दर्शाते हैं। उनमें अहंकार आ गया था। उनका इशारा सीधा भाजपा की ओर था। उन्होंने कहा, पार्टी ने पहले भक्ति की, उसके बाद अहंकारी हो गई। भगवान राम ने उनको 241 पर ही रोक दिया, पर सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वहीं एक और उनका ये भी कहना था कि जिन लोगों को भगवान राम में आस्था नहीं थी, उनको 234 पर ही रोक दिया, यानी इंडिया अलायंस।
उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण गर्मी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग IMD की माने तो 17 जून तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं उप हिमाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और असम व मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून आने के बाद से ही देश के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली में तो जैसे आसमान आग उगल रहा है। गर्मी के कारण दिल्ली के लोग पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने 19 जून तक दिल्ली में लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका है। अमेरिका और यूक्रेन ने गुरुवार को इटली में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर 10 साल के द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, यह समझौता मानव जीवन की सुरक्षा पर समझौता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा, हमने अपनी आज़ादी के बाद से यूक्रेन और अमेरिका के भीतर सबसे मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को वास्तव में ऐतिहासिक दिन बताया। G7 ने यूक्रेन के लिए $50 अरब कर्ज जुटाने के लिए रूस की जब्त संपत्ति के इस्तेमाल पर सहमति बना ली है। इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह रूस के लिए एक और चेतावनी है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि रूस ने इस कर्ज की डील पर कहा कि इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। इस साल के अंत तक इन पैसों के आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसे यूक्रेन की युद्ध की तैयारियां करने और उनकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए एक दीर्घकालीन समाधान के रूप में देखा जा रहा है। शेयर मार्केट में गुरुवार को गैप अप ओपनिंग के साथ बढ़त पूरे दिन सस्टेन करती रही और दिन के अंत में निफ्टी 76 अंकों की बढ़त लेकर 23,399 के लेवल पर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त लेकर 76,811 के लेवल पर क्लोज हुआ। इस मार्केट में बायर्स लगातार आ रहे हैं और जैसे ही ट्रेडिंग ओवर्स में कोई निचला लेवल आता है, वहां बायर्स आकर खरीदारी करते हैं। मार्केट एनालिस्ट इसे बाय ऑन डिप्स मार्केट कह रहे हैं। इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार चल रही है। पेटीएम को ऑपरेट करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ोतरी में है। पिछले एक सप्ताह में यह स्टॉक निचले स्तरों से 25% बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। दरअसल कपल की 23 जून को कोर्ट मैरिज करने की खबरें हैं। इस खबर ने केवल फैंस को ही नहीं बल्कि उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को भी हैरान कर दिया है। उन्हें भी सरप्राइज किया था, जिसका जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। लेकिन अब कॉमेडियन सुनील पाल ने इसी के चलते एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए वीडियो शेयर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी में पिता को जानकारी न होने वाली बात पर भी निराशा जाहिर की है। कॉमेडियन ने शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल नाम से हैशटैग के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कहते हैं कि यह दोस्तों के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात है। उन्होंने जिंदगी भर आज मेरे यार की शादी है गाना गाया है, लेकिन वह अपनी बेटी की शादी के बारे में नहीं जानते। सोना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप अपने पिता को फोन करेंगी तो वो जरूर आएंगे। बांग्लादेश ने अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन के नाबाद अर्धशतक के बाद रिशाद हुसैन की दमदार गेंदबाजी की मदद से नीदरलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में 25 रनों से हराया। बांग्लादेश की यह 3 मैचों में दूसरी जीत है और उसने सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद जीवंत रखी। दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए सफर अब समाप्त हो चुका है और उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। बांग्लादेश ने साकिब के 46 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 64 रन के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन ही बना सके। नीदरलैंड के लिए साइब्रांड एंगलब्रड ने 22 गेंदों पर सर्वाधिक 33 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।